घर किराए पर दिया है, तो चलिए समझते हैं कि इस इनकम पर टैक्स आखिर गिना कैसे जाता है। ये सवाल तो हर मकान मालिक के मन में आता है। चलिए इसका जवाब आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आखिर मतलब क्या है। देखिए, टैक्स असल में मिले किराए पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पर लगता है। इस टैक्स के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है प्रॉपर्टी का मालिक होना। अब मजे की बात यह है कि कानून की नज़र में टैक्स के लिए असली मालिक कौन होता है। जरूरी नहीं कि कोई रजिस्टर्ड ओनर हो। कानून किसी और को भी डीम्ड ओनर मान सकता है। सेक्शन 27 में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां बिना रजिस्ट्रेशन के भी किसी को मालिक माना जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जेवी निकालें, म्यूनिसिपल टैक्स घटाएं, एनएवी मिलेगा, फिर डिडक्शन क्लेम करें। एक कमाल की बात, नेट एनुअल वैल्यू पर फ्लैट 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, खर्चे चाहे जो भी हों। और अगर घर में खुद रहते हैं तो होम लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ट्रिकी सिचुएशंस देखते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का डोमिनेंट टेस्ट वाला सिद्धांत काम आता है। एक बड़ा सवाल, रेंट से हुई कमाई को बिजनेस इनकम माने या हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर किराया देना एक सिस्टमैटिक बिजनेस नहीं है तो इसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। एक और केस, सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा लेकिन किराया बहुत कम। ऐसा क्यों होता है? नोशनल इंटरेस्ट सीधा ऐड तो नहीं होता, पर हाँ, ये टैक्स ऑफिसर के लिए एक रेड फ्लैग जरूर है। तो चलिए अब फटाफट सारे की पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें, टैक्स ओनर पर है, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट जरूरी है और 30% डिडक्शन मिलता है। तो सवाल ये है कि क्या टैक्स प्लानिंग सही तरीके से हो रही है?